अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रीवियसली हमने किरचॉफ रूल्स पढ़े थे और आज हम किरचॉफ वोल्टेज रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल 13.5 सॉल्व करेंगे। इसके हर स्टेप की डिटेल्स देखेंगे और आखिर में हम इसको समराइज़ करने के लिए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग सर्किट प्रॉब्लम्स के स्टेप्स को ब्रीफ कर लेंगे। सो चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल्स 13.1, 2, 3 और 4 सॉल्व की। उसके बाद किरचॉफ करंट रूल पढ़ा और किरचॉफ वोल्टेज रूल सीखा। आज हम किरचॉफ वोल्टेज रूल की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल से। एग्जाम्पल है 13.5, बुक का पेज नंबर है 48। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट्स इन 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ सर्किट एज शोन इन फिगर 13.22। सो ये डायग्राम बुक ने पेज नंबर 48 के ऊपर बनाई हुई है और हमने इसे सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं गिवन डायग्राम, और डायग्राम हमें क्या दी गई है, ये डायग्राम हमें यहाँ पे असाइन की गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डेटा, और क्या डेटा हमें यहाँ पे बताया गया है। डेटा जो हमें बताया गया है वो इस डायग्राम में मौजूद मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ गिवन हैं, R1, R2, R3, इसके अलावा E1, E2, E3 जो कि मुख्तलिफ बैटरीज के पोटेंशियल्स हैं, EMFs हैं, वो दी गई हैं। और हमसे पूछा क्या हुआ है, रिक्वायर्ड है आप ये बताइए कि करंट थ्रू R1 कितना है। इस करंट को I1 का नाम दिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म पूछी गई है वो है करंट थ्रू R2, जिसे I2 का नाम दे रहे हैं। और जो थर्ड टर्म पूछी गई है इट इज करंट थ्रू R3, इसे हम I3 का सिंबल असाइन कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट कैसे करनी है? फाइंड आउट करनी है हमें किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई करके। सो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ डायग्राम की मदद से ही पॉसिबल है। सो हम यहाँ पे डायग्राम प्लेस करते हैं इस तरह से, और हमें किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लूप करंट एज्यूम करने हैं। लूप करंट दोनों डायरेक्शंस में हो सकते हैं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। बुक ने जो लूप करंट सॉल्व किए हैं वो क्लॉकवाइज सॉल्व किए हैं, तो हम भी क्लॉकवाइज ही ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन के एंड के ऊपर आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ करके भी सेम आंसर निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 लूप करंट्स एज्यूम कर रहे हैं इस तरह से कि पहला लूप करंट इस डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इस लूप करंट को बुक ने नाम दिया है I1 का। लेकिन मैं इसे I1 का नाम नहीं दे रहा, मैं इसे IA का नाम दे रहा हूं। वजह क्या है कि मैंने तो रेजिस्टेंस R1 से गुजरने वाले करंट को I1 का नाम दिया है, ठीक है। सो अगर R1 से गुजरने वाला करंट I1 है, R2 से गुजरने वाला करंट I2 है और R3 से गुजरने वाला करंट I3 है, तो ऑब्वियसली फिर हम लूप करंट्स को I1, I2 नहीं कह सकते। तो जितनी भी लूप मौजूद हैं आपने उन लूप्स के अंदर एक एक दफ़ा इस तरह से लूप करंट एज्यूम करना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो लूप करंट्स हैं ये सारे के सारे या तो क्लॉकवाइज हों या फिर सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज हों। फिलहाल मैंने यहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनाई है जो कि बुक से मैच करती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज रूल फॉर लूप। कौन सा लूप? ABCDA। सो इन टर्म्स को इन्वॉल्व करते हुए आप एक लूप एज्यूम कर रहे हैं और उसके लिए आप
लूप इक्वेशन लिखेंगे किरचॉफ वोल्टेज रूल को यूज करते हुए। लेट्स से मैं कहता हूं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बैटरी E2 है और लूप के मुताबिक यहां से जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और हम ये बात जानते हैं कि जब भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट एज्यूम किया जाता है तो उस वक्त पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव होते हैं। सो यहां पे लिखा जाएगा +E2। उसके बाद लूप के मुताबिक हम E1 के अक्रॉस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, इसका पोटेंशियल चेंज लिखा जाएगा -E1। फिर रेजिस्टर से गुजरते हुए जब आप लूप करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो हाई से लो ही आते हैं, इसलिए ये पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होंगे -VR1, और R1 से गुजरने वाला जो करंट है उसकी वजह से पोटेंशियल चेंजेस -VR2 होंगे और लूप कंप्लीट हो जाएगी। सो तमाम वोल्टेजेस का सम इस क्लोज लूप में हमने 0 एज्यूम कर लिया है। अब हम यहाँ पे इन दोनों टर्म्स पे ओहम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन वोल्टेजेस की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, जबकि E1 और E2 हमें यहाँ पे रिटर्न स्टेट में गिवन है। सो इक्वेशन बन जाएगी E2 E1 माइनस, बताइए R1 से कौन सा करंट गुजर रहा है? R1 से लूप करंट गुजर रहा है IA। सो इक्वेशन बन जाएगी IA इंटू R1 माइनस, अब बताइए R2 से कौन सा करंट गुजर रहा है? R2 से दो करंट्स गुजर रहे हैं, एक है ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला करंट IA और एक है डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला करंट IB। सो नेट करंट क्या हो गया? नेट करंट हो गया IA माइनस IB। ठीक है, सो इस बात का ख्याल रखना है कि जब एक रेजिस्टर दो लूप्स के दरमियान में कॉमन है तो फिर वहां पे पहली लूप की डायरेक्शन में आपने नेट करंट लेना है। सो मैं पहली लूप की डायरेक्शन में IA माइनस IB नेट करंट ले रहा हूं, जिसकी डायरेक्शन IA वाली है, R2 के अक्रॉस अपवर्ड डायरेक्शन है, और बाहर ब्रैकेट के नेगेटिव साइन है, वो एक अलग बात है, वो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव हैं, इस वजह से आया है। और साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा R2 के साथ और सम 0 के इक्वल होगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी E2 माइनस E1 माइनस IA R1 माइनस IA R2 प्लस IB R2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, अब जो यहाँ पे ये टर्म आ रही है प्लस वाली, ये क्यों आ रही है? क्योंकि हमने जब पोटेंशियल चेंजेस लिखने के रूल्स पढ़े थे किरचॉफ सेकंड रूल के अंडर, किरचॉफ वोल्टेज रूल के अंडर, तो वो क्या थे कि अगर बैटरी लो से हाई की तरफ ट्रैवर्स की जाती है तो पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव हैं, अदरवाइज वो नेगेटिव हैं। और अगर एक रेजिस्टर लूप करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स होता है तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव हैं, जैसे कि ये वाले। लेकिन अगर इसी लूप करंट की इक्वेशन बनाते हुए हम जब ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट अज्यूम करते हैं तो उसके पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव आते हैं। सो ये बात थी जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा भी था कि जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तब समझ में आएगी, तो वो मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आप करंट IA की बनाई गई लूप के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट IB अज्यूम कर रहे हो। ठीक है, सो इस वजह से इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या करना है? बाय पुटिंग वैल्यूज पुट कर लीजिए। E2 कितना है? E2 है 60 वोल्ट, E1 है 40 वोल्ट्स, IA अननोन है, R1 की वैल्यू 10 ओहम्स है, फिर IA अननोन है, और जो R2 है उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है 30 ओहम्स, फिर IB है, और R2 की वैल्यू कितनी है? वो है 30 ओहम्स, और सम 0 के इक्वल है, और ये टर्म प्लस में है। ठीक है जी, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 20 माइनस 10 IA माइनस 30 IA प्लस 30 IB इज इक्वल टू 0। फर्दर यहां पे इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो बनती है 20 माइनस 40 IA प्लस 30 IB इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन बनती है 2 माइनस 4 IA प्लस 3 IB इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या है? वो है अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज रूल फॉर लूप। किस लूप की बात की जा रही है? अब बात की जा रही है EBCFE। दैट मीन्स अब आप ये वाली जो टर्म्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हुए लूप एज्यूम कर रहे हो, और यहाँ पे भी तमाम वोल्टेजेस का सम 0 आना है। लूप करंट को देखिए तो वो चूंकि क्लॉकवाइज है, E3 से पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव आएंगे, E2 वाले नेगेटिव आएंगे,
R2 वाले नेगेटिव आएंगे इस लूप के लिए और R3 वाले भी नेगेटिव लिखे जाएंगे। सो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा प्लस E3 माइनस E2 माइनस VR2 माइनस VR3 और सम कितना है वो 0 के इक्वल है। जिन टर्म्स की वैल्यूज नहीं पता वहां पे ओहम्स लॉ अप्लाई कीजिए, इक्वेशन बनेगी E3 माइनस E2 और अब ओहम्स लॉ लगाइए तो जो लूप करंट है वो IB है और R2 से 2 करंट्स गुजर रहे हैं, इसलिए आपने नेट करंट लेना है। ठीक है जी। सो यहां पे IB डाउनवर्ड है। सो जब आप लूप करंट को ट्रेवर्स करेंगे तो उसके पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव होंगे, लेकिन नेबरिंग लूप करंट तो ऊपर की डायरेक्शन में है, इसलिए अब इस लूप के लिए जो नेट करंट है वो IB माइनस IA है। और नेक्स्ट स्टेप में जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऑपोजिट लूप करंट अज्यूम करने की वजह से ये वाले पोटेंशियल चेंजेस पॉजिटिव हो जाएंगे और R3 से तो एक ही करंट गुजर रहा है, IB इंटू R3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, इक्वेशन बनती है E3 माइनस E2 माइनस IB R2 प्लस IA R2 माइनस IB R3 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर लें, E3 है 50 वोल्ट, E2 60 वोल्ट है, IB अननोन है, R2 30 ओहम्स, IA अननोन है, अगेन R2 30 ओहम्स, IB अगेन अननोन है और R3 की वैल्यू है 15 ओहम्स और सम 0 के इक्वल है। सॉल्व कीजिए, -10 माइनस 30 IB प्लस 30 IA माइनस 15 IB इज इक्वल टू 0 या फिर -10 प्लस 30 IA माइनस 45 IB इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स जो हैं ये हमने ऐड कर दी हैं। सो अब अगर आप इस इक्वेशन से 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन बन जाएगी -2 प्लस 6 IA माइनस 9 IB इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन 2। हम जो इक्वेशन नंबर 1 डिराइव आउट कर चुके हैं वो क्या थी, वो थी 2 माइनस 4 IA प्लस 3 IB इज इक्वल टू 0। और जो हमने इक्वेशन नंबर 2 डिराइव की है वो क्या है, इट इज -2 प्लस 6 IA माइनस 9 IB इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे हमें IA और IB की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब जरा देखिए कि अगर मैं इन इक्वेशंस में इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो IA के साथ जो कोफिशिएंट है वो दोनों केसेस में 12 हो जाएगा और ये कट जाएंगे और IB का आंसर मिल जाएगा। या फिर मैं ये काम कर सकता हूं कि इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, यहाँ पे 9 IB बनेगा, दूसरी इक्वेशन में -9 IB है, ऐड करते हुए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो IA मिल जाएगा। कोई भी एक काम किया जा सकता है। लेट्स से सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इससे क्या होगा, इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 6 माइनस 12 IA प्लस 9 IB इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन जो ऐड होनी है वो है -2 प्लस 6 IA माइनस 9 IB इज इक्वल टू 0। एडिशन की वजह से ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। एडिशन के बाद आंसर होगा 4 माइनस 6 IA इज इक्वल टू 0 या फिर 4 इज इक्वल टू 6 IA और IA इज इक्वल टू 4/6 एम्पेयर्स या फिर IA इज इक्वल टू 2/3 एम्पेयर्स। ये IA का आंसर है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में तो ये बनेगा फ्रैक्शन के केस में 0.67 एम्पेयर्स। बुक ने इस करंट को I1 का नाम दिया था, हमने इसे IA का नाम दिया है। अब आप इस IA की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए तो आपको IB मिल जाएगा। लेट्स से मैं कहता हूं पुट वैल्यू ऑफ IA इन इक्वेशन 1। ये बात नोटिस करने की है कि अगर यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मेट आ रहा है आंसर का तो आपने वहां पे भी डिवीजन वाला फॉर्मेट लिखना है। ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है, ये यूज नहीं करनी, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। सो इक्वेशन बनेगी 2 माइनस 4 टाइम्स 2/3
प्लस 3 टाइम्स आई बी इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 8/3 प्लस 3IB इज इक्वल टू 0, या फिर 3IB माइनस 8/3 उस तरफ जाके प्लस 8/3 हो जाएगा और प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, माइनस 3IB इज इक्वल टू 3 एलसीएम है 8 माइनस 6, या फिर 3IB इज इक्वल टू 2/3 और IB इज इक्वल टू 2/9 एम्पियर्स। तो ये IB का आंसर है जिसे बुक ने I2 लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखना चाहते हैं तो ये आंसर होगा 0.22 एम्पियर्स। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे लूप करंट्स मिल गए हैं। अभी तक रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो करने वाले जो करंट्स हैं वो हमें नहीं मिले। सो डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम है, इसमें जो हमने लूप करंट्स अज्यूम किए हुए हैं वो कौन से हैं, वो ये वाले हैं। ये है IA और इस जगह पे जो लूप है उसमें फ्लो करने वाला जो करंट है वो क्या है, वो है IB। ठीक है, और हम ये बात जानते हैं कि जो IA का आंसर है वो कितना आया है, वो आया है 2/3 एम्पियर्स, और जो IB है उसका आंसर कितना आया है, वो आया है 2/9 एम्पियर्स। दोनों ही पॉजिटिव आंसर्स हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे इन लूप्स में जो एक्चुअली करंट फ्लो करेगा वो भी क्लॉकवाइज ही होगा। लेकिन ज़रा देखिए कि हमें तो I1, I2, I3 फाइंड करने हैं, जो लूप करंट्स नहीं है हमारे केस में। I1 है रेजिस्टेंस R1 से गुजरने वाला करंट, तो ज़रा बताइए कि रेजिस्टेंस R1 से कौन सा करंट गुजर रहा है, सिर्फ IA ही तो गुजर रहा है। इसका मतलब है IA के इक्वल ही आंसर है 2/3 एम्पियर्स या फिर 0.67 एम्पियर्स। और डायरेक्शन कौन सी है, अगर लिखना चाहें तो डाउनवर्ड्स इस डायग्राम के हिसाब से, वरना डायरेक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर आप बात कीजिए I2 दो करंट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 से गुजरने वाला करंट है I2 और वो दो का डिफरेंस है, एक डाउनवर्ड करंट है IA और एक अपवर्ड करंट है IB। बताइए ग्रेटर कौन सा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो ग्रेटर होता है। इसलिए जब हम यहाँ पे नेट करंट लिखेंगे तो लार्जर करंट में से स्मॉलर करंट सब्ट्रैक्ट करना है, IA माइनस IB करना है। सो 2/3 माइनस 2/9 कीजिए, एलसीएम लीजिए, ये आएगा 6 माइनस 2 या फिर 4/9 एम्पियर्स या फिर 0.44 एम्पियर्स, और नेट करंट डाउनवर्ड होगा IA की डायरेक्शन में। इसके बाद जो I3 है वो किसके इक्वल है, I3 यहाँ से गुजरने वाले लूप करंट IB के इक्वल है। सो IB की वैल्यू कितनी है, वो है 2/9 एम्पियर्स, जो कि 0.22 एम्पियर्स है और अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम सॉल्व कर ली। और लूप करंट्स किस तरफ एज्यूम किए, हमने यहाँ पे लूप करंट्स क्लॉकवाइज एज्यूम किए। ज़रा एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे लूप करंट्स क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज लेते तो फिर क्या होता। सो हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं सेकेंड मेथड की, और डायग्राम हमें गिवन है, लेकिन अब की बार जो लूप करंट्स हैं वो हमने क्लॉकवाइज नहीं बनाने बल्कि एंटी क्लॉकवाइज बनाने हैं। इस तरह से कि ये है IA और यहाँ पे इस तरफ जो बना हुआ लूप है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो है IB। अब हम अगेन दोनों लूप्स के लिए इक्वेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले लूप के लिए करंट डायरेक्शंस ये वाली हैं। तो जब हम IA के लिए लूप लिखेंगे तो E1 से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा जाएगा, प्लस E1 माइनस E2 माइनस नेट करंट क्या हुआ, IA माइनस IB, क्योंकि R2 से दो करंट्स पास कर रहे हैं, एक है IA और एक है ऑपोजिट डायरेक्शन में IB, और माइनस होगा IA इंटू R1। सो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने करंट की वैल्यूज पुट कर दी हैं। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, 40 माइनस 60 माइनस IA माइनस IB, और R2 कितना है, R2 है 30 माइनस IA, और R1 कितना है, वो है 10, और सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये बनेगा -20 और -30 IA प्लस 30 IB माइनस 10 IA इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 30 आना है। और इसके अलावा हम ये काम भी कर सकते हैं कि इस तरह लिख लें -20 और दोनों करंट IA ऐड कर लें, तो ये बनेगा -40 IA प्लस
30 IB इज इक्वल टू 0। 10 कॉमन निकालें तो इक्वेशन बन जाएगी -2 - 4IA प्लस 3IB इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। अब उसके बाद IB फाइंड आउट कीजिए और इस लूप के लिए ये पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। सो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं +E2 -E3 और पोटेंशियल ड्रॉप जो R3 के क्रॉस है वो आएगा IB R3 का मल्टीपल ओम्स लॉ के मुताबिक, और R2 से 2 करंट्स गुजर रहे हैं। नेट करंट बनेगा R2 के क्रॉस IB -IA टाइम्स R2 इज इक्वल टू 0। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, क्या बनेगी 60 - 50 -IB इंटू 15 -IB -IA इंटू R2, और R2 कितना है, इट इज 30 ओम्स। सो 10 - 15 IB -30 IB प्लस 30 IA इज इक्वल टू 0। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, इक्वेशन बनती है 10 + 30 IA -45 IB इज इक्वल टू 0। इक्वेशन में से 5 कॉमन निकालिए, ये बनेगा 2 + 6 IA -9 IB इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 2। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप IA और IB की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 को 3 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 12IA 12IA से कैंसिल आउट होगा, और अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में ऐड कर लें तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हम पहले वाला काम करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 टाइम्स इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स इक्वेशन 2। सो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ये बनेगी -6 - 12IA प्लस 9IB इज इक्वल टू 0, और दूसरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये बन जाएगी 4 + 12IA माइनस 18IB इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, -2 - 9IB इज इक्वल टू 0, या फिर -2 इज इक्वल टू 9IB और IB इज इक्वल टू -2/9 एम्पियर्स। प्रीवियसली जब हमने सॉल्व किया था क्लॉकवाइज लूप्स लेके तो ये आंसर +2/9 था। अब आंसर कितना है, -2/9 एम्पियर है। सो इसको आप पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में। लेट्स से मैं कहता हूं पुट इन इक्वेशन 2, क्या बन जाएगा 2 + 6IA -9 इंटू -2/9, ये बन जाएगा 2 + 6IA प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 6IA इज इक्वल टू -2 या फिर 6IA इज इक्वल टू -4 और IA इज इक्वल टू -4/6 एम्पियर्स और IA इज इक्वल टू -2/3 एम्पियर्स। तो ये आंसर सेम वही है जो कि हम प्रीवियस केस में भी फाइंड आउट कर चुके हैं, बस फ़र्क ये है कि अब की बार ये वाली वैल्यूज नेगेटिव हैं। सो जब आप इस मेथड को यूज़ करते हुए इक्वेशन सॉल्व करोगे एंटी क्लॉकवाइज लूप्स अज्यूम करके और आपके आंसर्स नेगेटिव आ जाएंगे। इसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपके जो लूप करंट्स हैं उनका आंसर नेगेटिव आया है। इस बात का मतलब ये है कि आपने जो इनिशियली लूप करंट्स अज्यूम किए थे कि IA और IB दोनों ही लूप करंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, वो अजम्पशन गलत थी। असल में ये जो लूप करंट्स हैं ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि ये क्लॉकवाइज हैं। आप डायग्राम दोबारा बनाएंगे, उसमें करेक्ट लूप करंट्स की डायरेक्शन शो करेंगे इस तरह से, और अगेन आप अब यही बात बताएंगे कि रेजिस्टेंस R1 का करंट I1 वो IA के इक्वल है और वो अब +2/3 एम्पियर बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो I2 है वो भी करेक्शन के बाद IA -IB बनेगा। दैट मीन्स 2/3 -2/9, दैट मीन्स 4/9 एम्पियर बनेगा IA के डायरेक्शन में जो इसके अलोंग अपवर्ड है, और जो I3 है वो IB के इक्वल है और उसकी भी जो करेक्टेड डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो इसलिए ये वैल्यू होगी +2/9
9 एम्पेयर इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो इस तरीके से आपने लूप करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी होती है। तमाम लूप करंट्स या तो क्लॉकवाइज होती हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। अगर आप लूप करंट्स गलत एज्यूम कर लो तो ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आके आपको ये बता देता है कि आंसर्स बताने से पहले आप इन लूप करंट्स की डायरेक्शन सीधी कर लें। ठीक है, आप इन लूप करंट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट कर लें तो आपको करेक्ट लूप करंट की इक्वेशंस मिल जाएंगी। अगर आप इन डायरेक्शंस को रिवर्स कर देते हैं तो आपको करेक्ट लूप करंट की डायरेक्शंस मिल जाएंगी। सो इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपसे फर्दर ये बात पूछी जाती कि बताएं R1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो आपने क्या लिखना है, I1 R1। तो I1 कितना है 2/3 एम्पेयर और R1 कितना है, इट इज 10 ओम्स। सो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 20/3 वोल्ट या फिर 6.67 वोल्ट। और अगर V2 पूछा जाता तो क्या आता, वो आता I2 इंटू R2। I2 कितना है, इट इज 4/9 एम्पेयर्स और R2 है 30 ओम्स। सो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 40/3 वोल्ट्स या फिर 13.33 वोल्ट्स। और अगर V3 पूछा जाता तो क्या बनता है, ये बनता I3 R3। इसमें आप 2/9 को 15 से मल्टीप्लाई करते, आंसर होता 30/9 वोल्ट या फिर 10/3 वोल्ट्स और 3.33 वोल्ट्स। इससे आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स मिल जाते। और अगर आपसे ये कहा जाता कि आप पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर निकालें तो अब आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। VI भी यूज़ कर सकते हैं, I2R भी यूज़ कर सकते हैं और V2/R भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एक एक्सप्रेशन यूज़ कर लें। लेट्स से मैं प्रैक्टिस के तौर पे ये बता देता हूँ। अगर P1 फाइंड करना है तो I1/R1। I1 है 2/3 स्क्वायर इंटू R1। R1 है 10। इसका आंसर बाद में लिख लेते हैं। सो P2 इज I2/R2। इट इज 4/9 स्क्वायर इंटू 30। और जो P3 है वो क्या होगा, वो होगा I3/R3। दैट मीन्स 2/9 स्क्वायर इंटू 15। सो इनको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करके इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ये आंसर्स होंगे 4.44 वॉट, 5.92 वॉट एंड 0.74 वॉट्स रिस्पेक्टिवली। सो इस तरह से आप कोई और फार्मूला ये वाला या फिर ये वाला भी यूज़ कर लेंगे तो यही आंसर आएगा। सो इस तरीके से हम सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने जो आज डिटेल पढ़ी है उसको हम जरा समराइज कर लेते हैं। सो वी आर रीडिंग प्रोसीजर फॉर सॉल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। उसके बाद द चॉइस ऑफ लूप्स शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वंस इन सिलेक्टेड लूप्स। दैट मीन्स आप लूप करंट्स इस तरह से बनाइए कि कोई भी रेजिस्टर ऐसा ना हो जो किसी लूप के अंदर आने से रह जाए। नेक्स्ट है एज्यूम अ लूप करंट इन ईच लूप। आप लूप करंट्स एज्यूम कीजिए। ऑल द लूप करंट्स शुड बी इन सेम सेंस। इट मे बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तमाम लूप्स या तो क्लॉकवाइज होनी चाहिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट द लूप इक्वेशंस फॉर ऑल द सिलेक्टेड लूप्स। फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन द वोल्टेज चेंज अक्रॉस एनी component is positive if traversed from low to high, negative to positive potential, and it is negative if traversed from high to low। अगर प्लस से माइनस की तरफ आएंगे तो पोटेंशियल चेंजेस नेगेटिव आएंगी। और लास्ट स्टेप है सॉल्व दीज इक्वेशंस फॉर अननोन क्वांटिटीज, जो हमारे केस में लूप करंट्स IA और IB थी। तो ये प्रोसीजर है सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एग्जाम्पल 13.5 के बाद किरचॉफ वोल्टेज रूल को अप्लाई करने के प्रोसीजर और स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। Until the next lecture, खुदा हाफिज़।